हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना की वजह से हम वापस ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ाई करेंगे, ऐसा डिसीजन आपके प्रिंसिपल यानी हमारे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के द्वारा लिया गया है। तो आप सभी को इसके द्वारा ही पढ़ना भी होगा। अभी हम पढ़ रहे हैं इक्को का चैप्टर 11 आर्थिक विचार। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। जो कोर्स में आ रहा है सिर्फ वो ही पढ़ेंगे और जो नहीं है हमारे कोर्स में उसे हम जो कट ऑफ हो गया आपका 30% उसमें से जो नहीं आ रहा है उसको हम नहीं पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे गांधी जी। इससे पहले वाले हमारे चैप्टर में जो भी है लेकिन हमारे कोर्स में वो नहीं आ रहा है। गांधी जी को तो आप सभी जानते हो कि गांधी जी कौन थे। इसका स्टार्टिंग यानी इसकी परिचय गांधी जी के बारे में। समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हमारे समाज में कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है, ये तो, और ये कभी रुकता भी नहीं है। सतत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है बदलाव करना। परिवर्तन का उद्देश्य समाज का विकास करना। और बदलाव किस लिए किया जाता है? ताकि विकास किया जाए यानी आगे बढ़े। कौन? समाज। अगर समाज में परिवर्तन करना है तो समाज का विकास करने के लिए ही किया जाता है। यह विकास विभिन्न चरणों में होता है। समाज के विकास के प्रत्येक चरण में कोई विचारक अपने विचारों के द्वारा सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है, यानी कोई भी ऐसा जिसकी बात हमें अच्छी लगती हो और वो हमारे लिए फायदेमंद हो यानी हमारे हित के लिए हो, तो हमारा सामाजिक जीवन उससे प्रभावित होता है। उसे समाज के रहनुमा के रूप में भी यानी समाज के अनुसार वो चलता है, समाज का विकास करता है, उसके नाम से भी उसको जाना जाता है। गुजरात के पोरबंदर शहर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम सभी महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। देखो वैसे ये पढ़ाना इतना ज़रूरी भी नहीं था क्योंकि ये आप शुरू से पढ़ते आए हो कि गांधी जी कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ रहते थे, इनकी माता का नाम क्या है, इन्होंने हमारे हमारे देश के विकास के लिए क्या क्या किया, हमारे लिए क्या क्या किया, ये सब हम सब परिचित ही हैं इस सब से। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर शहर में, गुजरात में है वो, वहाँ पे हुआ था। हम सभी जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं वे भी एक समाज के रहनुमा थे। वे किसके लिए काम कर रहे थे? समाज के लिए। गांधी जी प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाले आदर्शवादी स्वप्न दृष्टि होने के बावजूद भी वास्तविक और व्यवहारिक रूप से आग्रही थे। वास्तविक और व्यवहारिक रूप से आगे की ओर थे। सत्य तथा हिंसा ये उनकी विचारधारा के मुख्य केंद्र बिंदु थे। गांधी जी के मुख्य केंद्र बिंदु क्या थे? सत्य यानी सही बोलना और हिंसा नहीं करना। विचार और आचार के भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने अपने विचारों का स्वयं अमल किया। वो पहले खुद पर आजमाते थे, उसके बाद वो दूसरों पे आजमाने के लिए बोलते थे। व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में धर्म और नीति पर उन्होंने विशेष भार दिया है। इसके उपरांत अस्पृश्यता निवारण, दारूबंदी, कौमी एकता, स्त्री जागृति इत्यादि के लिए भी गांधी जी समग्र जीवन काल के दौरान लगातार प्रयत्न करते ही रहे हैं। नीति में जीवन उनका जीवन था, यानी नीति नियम के अनुसार चलना उनके जीवन का एक मंत्र था। ये ऐसी चीज़ें अंडरलाइन कर लिया करो। इसीलिए उन्होंने नीति शास्त्र को अर्थशास्त्र के आधार के रूप में भी स्वीकार किया। अर्थशास्त्र में भी क्या आता है? नीति नियम, यही हमारे अर्थशास्त्र में आते हैं। गांधी जी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन से संबंधित सामान्य दर्शन को अधिकांश से गांधीवाद के रूप में भी जाना जाता है। अगर उन्होंने जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी दर्शन, जो भी चीज़ें दिखाई देती है उसको हम गांधीवाद का ही नाम आज भी देते हैं। परंतु गांधी जी ने किसी अर्थशास्त्री की तरह कोई निश्चित विचारधारा नहीं दी। अभी कोई अर्थशास्त्री तो थे नहीं कि इनकी विचारधारा हो गई और सब इनको एक अर्थशास्त्री के रूप में जानते, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत लोगों को जागृत किया है, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी काम किया था। विचारों को कोई निशीवादवाद के ढांचे में रखने की उचित नहीं मानते। उनके शब्दों में कहे तो गांधीवाद जैसी कोई वस्तु ही नहीं है और हमारे पीछे कोई संप्रदाय छोड़कर भी नहीं जाना चाहता है। मैंने कोई नया तत्व या नया सिद्धांत नहीं खोजा है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। मैं तो सिर्फ जो शाश्वत सत्य है यानी जो सही में ही सही है, जिसे अपने दैनिक जीवन में लागू करने का अपने ढंग से प्रयास करें, यानी जो हमारे लिए सही है उसे ही हमें अमल में लेना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें उसके अनुसार रहने का प्रयास भी करना
आवश्यक है। गांधी जी के जीवन में चिंतकों और ग्रंथों का प्रभाव, यानी क्या उनके बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और ग्रंथों का क्या प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारधाराओं पर अनेक प्रसंग, तत्व चिंतन और धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अमेरिकन चिंतक थोरो का प्रबल प्रभाव गांधी जी पर पड़ा, यानी गांधी जी पर किसका प्रभाव पड़ा? अमेरिकन चिंतक थे थोरो, उनके विचारों का प्रभाव गांधी जी पर पड़ा था। सादा जीवन उच्च विचार, यानी मनुष्य को एकदम सादा जीवन जीना चाहिए, लेकिन विचार अच्छे होने आवश्यक है। यह था गांधी जी का मूल मंत्र। गांधी जी ने थोरो के विचार, ये गांधी जी ने भी अपनाया था थोरो से, जो अमेरिका का एक विचारक था। उसके विचारों को गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा था। ब्रिटेन के प्रखर मानववादी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में से गांधी जी को सर्वोदय की प्रेरणा मिली थी। गांधी जी को सर्वोदय की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? अनटू द लास्ट, उस बुक में से। मानव श्रम जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है को महत्व और भारत की धारण, गरीबी को दूर का रास्ता भी गांधी जी ने रस्किन के विचारों से प्राप्त किया। गांधी जी ने, यानी गरीबी को दूर करने का विचार गांधी जी ने रस्किन के विचारों में से अपनाया था। रशिया के महान तत्व चिंतक लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक व्हाट शैल वी डू देन, यानी तब हम क्या करेंगे, उसकी पुस्तक थी। किसकी? रशिया के जो महान तत्व चिंतक थे लियो, उनकी पुस्तक का नाम है व्हाट शैल वी डू देन। द किंगडम ऑफ गॉड इन विद इन यू, ईश्वर का साम्राज्य आपके हृदय में है, यानी भगवान सभी के हृदय में। वो अगर मान लीजिए सबके हृदय में भगवान का वास होता है, सभी ये विचार मन में रख ले, तो फिर दूसरों के प्रति कुछ गलत होगा ही नहीं और सबका भला ही होने वाला है। का गांधी जी के विचारों का खूब प्रभाव पड़ा। ब्रेड लेबर अर्थात रोटी श्रम का सिद्धांत के प्रभाव से गांधी जी ने बताया कि श्रम न करने वाले को खाने का अधिकार नहीं, यानी बिना मेहनत जो बैठे बैठे खाते हैं ना, उनको अधिकार नहीं है खाना खाने का। खाना वही व्यक्ति खा सकता है जो मेहनत करता है। तो गांधी जी के विचार क्या थे कि मेहनत करो और फिर उससे फल की प्राप्ति होनी चाहिए। अपने विचार के समर्थन में गांधी जी ने श्रम का गौरव से संबंधित विचार भी प्रस्तुत किया। इसके उपरांत उन्होंने बचपन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा और अपने जीवन में सत्य को महत्व दिया। राजा हरिश्चंद्र जो किसके आज भी सब लोग बोलते हैं ना, जो एकदम सही बोलता है, बोले तो राजा हरिश्चंद्र है, यानी उनके विचार भी गांधी जी ने अपने जीवन में उतारे थे। उसी प्रकार भगवत गीता के तीसरे अध्याय में उल्लेखित कि जो यज्ञ किए बिना खाता है वह पाप का आहार होता है, यानी सभी व्यक्तियों को यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ करने यानी भगवान में को भोग लगाना, आहुति में क्या किया जाता है, भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हमें खाना खाना चाहिए। इस श्लोक में से उनके श्रम के विचारों का प्रबल असर हुआ। उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों का और संत कबीर, गुरु नानक, नरसिंह मेहता जैसे संत और आध्यात्मिक गुरु, श्रीमद् रामचंद्र के विचारों का गांधी जी के विचारों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गांधी जी के मुख्य आर्थिक विचार कि क्या क्या थे? गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधी जी ऐसा मानते थे कि पूंजीवादी या समाजवादी आर्थिक पद्धति कभी भी भारत की आर्थिक समस्याओं का हल नहीं निकाल सकती है। इसीलिए उन्होंने पश्चिम की संस्कृति, पूंजी संचालित उत्पादन पद्धति और यंत्र का अधिक उपयोग का विरोध दर्शाने के साथ भौतिकवादी जीवन दृष्टि के सामने वैकल्पिक आर्थिक विचार भी गांधी जी ने प्रस्तुत किए थे। सबसे पहले इसमें सर्वोदय यानी सभी का उदय। गांधी जी ने हिंसा से मुक्त समाजवाद की कल्पना की, जिसमें निराधार, बिना आधार के, दीन यानी गरीब, दीनहीन सभी का उदय हो, यानी जो गरीब हो उनका भी हो और जिनके पास कुछ भी नहीं उनका भी। इसलिए उसे सर्वोदय यानी सभी का उदय होना चाहिए, सभी आगे बढ़ने चाहिए। संक्षिप्त में सभी का उदय अर्थात सर्वोदय भगवत गीता में कहा है कि सभी जीव में एक ही आत्मा व्याप्त है। उस संदर्भ में गांधी जी ने परस्पर सहकार प्रेम को सर्वोदय का मुख्य आधार माना है, क्योंकि आत्मा सबकी एक ही है, तो फिर सभी का उद्धार होना चाहिए। हमारी आत्मा अलग अलग तो नहीं होती किसी की भी, बस विचार अलग होते हैं। इस संदर्भ में
गांधी जी ने परस्पर सहकार और प्रेम को सर्वोदय का मुख्य आधार माना है। सर्वोदय में समाजवाद को सिद्ध करने के लिए गांधी जी ने उसमें संगम किसे कहते हैं, जहाँ दो तीन चीज आकर के एक जगह मिल जाती है, वो होता है संगम, यानी मिलना। उन्होंने सेवा सर्वोदय के विचारों से सिद्ध करने के लिए गांधी जी ने उसमें संगम को एक आवश्यक शर्त बताया और इच्छा रहित का सिद्धांत भी दिया। सर्वोदय के विचारों की सफलता के लिए उन्होंने त्याग, स्वैच्छिक सेवा, यंत्रों का विरोध, श्रम का बचाव, विकेंद्रीय और शोषण को रोकने के लिए विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने उद्योग और यंत्रों में से कुछ लोग धनी बन गए। यह परिस्थिति गांधी जी को स्वीकार नहीं थी। यानी जिनके पास पैसा है वो तो कुछ करके, यानी उद्योग और यंत्रों में लग करके मशीनें वगैरह खरीद के और धनी हो गए, और ये तो उनको समझ में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि गांधी जी सभी को समानता का अधिकार देने के लिए कहते थे। श्रम से समय मानव जाति का कल्याण ये अपना लक्ष्य होना चाहिए। उनका ऐसा मानना था, उनके मतानुसार समाज के सभी लोग एक समान हो, न कोई ऊंचा न कोई बड़ा, न तो कोई गरीब हो न कोई अमीर हो, सभी लोग बराबर हो। राजा और प्रजा, धनी और गरीब, मालिक और मजदूर के बीच यानी आपस में ये भेदभाव कब उत्पन्न होता है? जब किसी के पास ज़्यादा पैसा या कम पैसा होता है। पैसों के जरिए ही लोगों में भेदभाव बढ़ता है। तो गांधी जी का मानना था कि इनमें किसी प्रकार का भेदभाव आपस में नहीं होना चाहिए। मजदूर के और उसे ही समाजवाद कहते हैं। यानी समाज कैसा होना चाहिए? जहाँ पर परस्पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, चाहे जाति का हो, चाहे पैसे का हो, ये गरीबी का हो, ये नहीं होनी चाहिए। अब है श्रम का गौरव। प्रत्येक प्रकार का श्रम करने वाले सभी को समान वेतन तथा रोजगार प्राप्त होना चाहिए। जो समान मेहनत कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, तो वेतन भी उनको समान ही मिलना चाहिए, रोजगार भी उनको समान ही मिलना चाहिए। गांधी जी का आग्रह। लेकिन होता क्या है कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनको कम पैसों में रोजगार दिया जाता है। यह श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। यानी मेहनत करके कुछ कमाना ये लोगों के हाथ में होता है, इसीलिए उसके उपयोग हेतु पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अगर लोग इसको अगर उत्पादन के द्वारा मनुष्य अगर पैसा कमाता है तो ये उनके पास होना भी चाहिए। जिसके पास श्रम है, यानी जो व्यक्ति मेहनत कर सकते हैं, उसे गौरवशाली जीवन जीने का अवसर भी मिलना चाहिए। यह सरकार का दायित्व है, ऐसी गांधी जी की इच्छा थी। गांधी जी ने श्रम और श्रम के गौरव को ईश्वरीय नियम के रूप में माना और कहा कि बुद्धि का कार्य यानी मानसिक, जो दिमाग से काम किया जाता है, शारीरिक कार्य यानी जो हमारे परिश्रम जो शरीर के द्वारा किया जाता है, जिनका महत्वपूर्ण और आवश्यक है। दोनों चीज़ें, यानी अगर मान लीजिए मेहनत तो आप कर सकते हो, लेकिन हमारा मन भी तो करे काम करने का। मन कर ही नहीं रहा है और काम करना है तो काम हमारा होगा ही नहीं। और कहाँ पे मन तो कर रहा है, लेकिन हम उठेंगे तो काम करेंगे ना। इसीलिए ये दोनों ही महत्वपूर्ण बताए हैं। जीवन की तमाम योजना में उसका निश्चित स्थान होता है, परंतु मेरा आग्रह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर के द्वारा, यानी जिनमें जितनी कैपेसिटी हो, जो व्यक्ति जितना काम कर सकता है उसे उतना ही करना चाहिए। मेरा दावा है कि कोई भी मनुष्य शारीरिक श्रम करने के कर्तव्य से मुक्त भी नहीं होना चाहिए। यानी सबको अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि हाँ मैं काम करूँगा, काम करेंगे तो हमारा अच्छा ही होने वाला है। आज श्रम की प्रतिष्ठा गौरव घटी, उसमें उसकी कीमत भी घट गई। इसके उपाय के रूप में गांधी जी ने श्रम के गौरव को स्वीकार करने को सूचित किया है, क्योंकि श्रम के प्रति की निष्ठा मनुष्य को निर्मोही बनाएगी और गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या में से मुक्ति भी दिलाती है। फिर है यंत्रों के उपयोग। गांधी जी कहते हैं कि आज के ज़माने को यंत्र युग के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि मशीनों ने ही सारा काम कर लिया है, इंसान तो करते ही नहीं है। क्योंकि समग्र अर्थव्यवस्था पर यंत्र, अब जो भी अर्थव्यवस्था है बस मशीन, स्विच ऑन किया हमारे सारे काम हो जाते हैं। यंत्र श्रम को अधिक कार्यक्षम बनाने के बजाय स्वयं ही श्रम का स्थान ले यह बात गांधी जी को स्वीकारनी थी। गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगता था कि जब हम हैं काम करने के लिए लेकिन हमारी बजाय मशीनें काम कर रही है, ये वो कतई नहीं चाहते थे। उन्होंने यंत्रों के अंधाधुंध बेहिसाब उपयोग के समय ऐतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि इतनी मशीनीकरण ये भी गलत है, फिर मनुष्य क्या करेगा, वो तो बेरोजगारी होने वाला है। इसीलिए कई बार गांधी जी को यंत्रों के विरोध के रूप में भी जाना जाता रहा।
परंतु वास्तव में गांधी जी ने यंत्रों का विरोध नहीं किया, बल्कि यंत्रों के पीछे पागलपन के विरोधी थे। यानी मतलब कहने का तात्पर्य है कि लोग फिर मेहनत ही नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे। यंत्रों का विवेकपूर्ण उपयोग हो, यानी सही तरीके से उपयोग हो, इसकी उन्होंने हिमायत भी की थी। यानी यंत्र तो है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहीं पे उसका उपयोग होना चाहिए। गांधी जी के यंत्र के उपयोग से संबंधित मुद्दे निम्न प्रकार से समझे जा सकते हैं। पहला, इसमें गांधी जी प्राथमिक और सादे यंत्रों का आग्रह रखते थे, कारण कि ऐसे यंत्र गरीब सरलता से खरीद सकते हैं। यानी ऐसे जो व्यक्ति आराम से खरीद सके, और अमीर व्यक्ति को खरीद लेगा, गरीब व्यक्ति का क्या होगा, वो तो खरीद ही नहीं सकता है। यंत्र से श्रमिक की मेहनत बचे, उसका बोझ हल्का करे, ऐसे सादे यंत्रों को गांधी जी स्वीकारते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो। उसकी जगह यंत्र के द्वारा, मशीनों के द्वारा काम किया जा सकता है। वो गांधी जी को भी सही लगता था। परंतु जो यंत्र मानव का स्थान ले और उसे बेरोजगार बनाए, ऐसे यंत्रों के सामने गांधी जी विरोध करते कि जहाँ पर 4 मनुष्य काम करते हैं, अगर उनकी बजाय मशीनें काम करने लग जाएगी तो 4 व्यक्ति जो काम करने वाले थे वो बेरोजगार हो जाएंगे। यह बात गांधी जी को समझ में नहीं आती थी। यंत्रों का उपयोग समय मानव जीवन, विशेषकर भारत के दरिद्र नारायण के कल्याण हेतु होता हो तो उसके सामने गांधी जी को कोई ऐतराज नहीं है। दरिद्र नारायण यानी गरीबी। अगर लोगों को गरीबी को दूर करने के लिए यंत्रों को काम में लिया जाता है तो गांधी जी को फिर कोई तकलीफ नहीं थी। यंत्र से श्रम की बचत होती है, यानी मेहनत कम लगती है, ये बात सही है। परंतु यंत्रों के उपयोग के कारण यदि हजारों लोग बेरोजगार बने तो ऐसे श्रम की बचत योग्य भी नहीं है। ऐसा मेहनत किस काम का कि जो हम मेहनत से बचेंगे, लेकिन बेरोजगार भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जगह काम कौन कर रहा है, मशीनें। उसी प्रकार यंत्रों के कारण यदि समय, श्रम, पूंजी की बचत होती है तो उसका उपयोग व्यक्ति के लाभ हेतु नहीं बल्कि समस्त समाज के लाभ के लिए होना आवश्यक है। यंत्रों के कारण संपत्ति का केंद्रीकरण होता हो तो गांधी जी ऐसे यंत्रों के उपयोग का विरोध करते थे। यंत्र धनिकों के लिए गरीबी के शोषण का कारण न बने, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गांधी जी का ऐसा मानना था कि यंत्रों का उपयोग इस हद तक नहीं होना चाहिए जिससे मनुष्य उसका गुलामी बन जाए। उन्होंने बताया कि यंत्र मनुष्य के लिए, मनुष्य यंत्र के लिए नहीं है। मतलब कि मनुष्य, इन्होंने कहा कि यंत्र मनुष्य के लिए, यानी यंत्र मनुष्य के लिए कैसे है कि जब उनको, अगर मनुष्य का कल्याण होता हो, कुछ समाज का फायदा होता है तो मशीनी काम करने के हम उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन मनुष्य को काम, मनुष्य की जगह जो मनुष्य काम करने लायक है उनको 5 जनों को, 10 जनों को, हजारों लोगों को हटा करके मशीन काम करती है, तो यह बात सही नहीं है। अब है विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था। गांधी जी ने भारत के लिए विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था की हिमायत दी। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था अर्थात एक तो आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में होने के बजाय विशाल जनसमूह के व्यापक स्तर पर वितरित होना चाहिए। कुछ लोगों के हाथ में ही सत्ता स्थापित हो जाती है, वो गलत है। बड़े विशाल रूप में अगर होगा तो उससे क्या होगा, समाज का कल्याण होगा। दूसरा ये कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक प्रवृत्तियाँ अधिक से अधिक प्रसारण ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए, जिससे क्या है कि लोगों को कई चीज़ें जनसमूह के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए, जिससे क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों को भी कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त होगी। गांधी जी द्वारा कल्पना की गई कि अर्थव्यवस्था में केंद्र स्थान पर गांव था। अगर गांवों में शिक्षा की दी जाएगी, गांवों को जागृत किया जाएगा, समझाया जाएगा, तो वो हमारी प्रगति का हिस्सा होता है, क्योंकि हमारा अधिकांश भाग कृषि पर ही निर्भर होता है। अधिकांश पूंजी प्रधान उद्योग सत्ता के केंद्रीकरण से सर्जित, यानी उसके द्वारा जो समस्याएं आती है, इसके संदर्भ में गांधी जी ने विकेंद्रीकरण की हिमायत भी दी थी। इसी कारण से उन्होंने चरखा और खादी के कार्यक्रम को देश के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के आधार पर ग्राम स्वराज और स्वयं स्वावलंबन का ख्याल विद्यमान था। इससे क्या होगा कि गांव के लोग अपने आप पर स्वावलंबन होंगे, वो अपना काम खुद कर लेंगे और अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे। उनका खुद का जितना काम करेंगे उसके अनुसार उनको पैसे प्राप्त होते रहेंगे, यानी अपना जीवन कुछ जी सकते थे। साध्य और अपरिग्रह। गांधी जी अपरिग्रह व्रत के हिमायती थे, अर्थात वे आवश्यकता से अधिक न उपयोग करना, न रखना, इस बात के लिए दृढ़ आग्रही थे। यानी जिस व्यक्ति को जितनी जरूरत हो बस वो उतना ही ले। लोग क्या करते हैं कि जरूरत तो होती नहीं, इकट्ठा कर करके रखते रहते हैं। उससे क्या है कि मार्केट में जब चीज़ें कम हो जाती है तो उनके भाव बढ़ जाते हैं, महंगी हो जाती है, तो गरीब व्यक्ति नहीं खरीद सकते। इसीलिए गांधी जी कहते थे जितनी वस्तु की जितनी उपयोग करने योग्य है उतनी ही उन्हें रखनी चाहिए।
इसके लिए उन्होंने आवश्यकता पर संयम रखने की हिमायत दी, यानी आवश्यकता तो हमारी देखो खत्म होती नहीं है, बढ़ती जाती है, तो हमें अपनी आवश्यकताओं को कंट्रोल भी करना चाहिए, संयम भी रखना चाहिए। आज मनुष्य नैतिक मूल्यों की आज मनुष्य नैतिक मूल्यों को भूलकर समृद्धि की तरफ अंधी दौड़ लगा रहा है। लोग क्या कर रहा है, एक के पीछे एक देखा देख भाग रहा है। वही आज ऐसा अंशतः परिस्थिति का कारण है। मानव जीवन की काम कम सीबी के लिए गांधी जी ने 3 कारण बताए हैं। इसमें है निरंतर बढ़ती आवश्यकता है, लोगों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है, एक पूरी करो दूसरी चालू होती है, दूसरी करो तीसरी चालू होती है। संकुल यंत्रों का बढ़ता उपयोग, अब आज है ना हर जगह यंत्र 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 यानी मशीनों ने ही सारा काम करना शुरू कर दिया है। और वितरण की प्रमाणवर्धता पद्धति, जो वितरण किया जाता है, जो बांटा जाता है, वो भी असमान वितरण होता है। आवश्यकता का प्रमाण और सुखाकारी के बीच संबंध है। आवश्यकताओं को सीमित रखने में से अधिक सुख मिल सकता है, न कि अधिक वस्तु के उपयोग से, ऐसा गांधी जी का मानना था। यानी जितनी हमें ज़रूरत है हम उतनी वस्तुओं में अपनी आवश्यकताओं को पूरी करके खुश रह सकते हैं। सादगीपूर्ण जीवन जीना सच्चे सुख का अनुभव हो सकता है। सभी की को आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होता है, इस प्रकार वस्तु का उत्पादन हो, यह उत्पादन उतना ही महत्वपूर्ण है। सादगी के संदर्भ में सभी का पोषण, किसी का शोषण नहीं, यानी पोषण सभी को मिलना चाहिए, सभी को चीज़ें मिलनी चाहिए, ना कि किसी का शोषण किया जाना। और शोषण कब होता है, जब व्यक्ति के पास कई चीज़ों की कमी हो जाती है तो वो एक दूसरे व्यक्ति का शोषण करते हैं। यह मूलभूत बात स्वीकार करने को वे कहते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, यानी संपत्ति की मालिकी का सिद्धांत। गांधी जी द्वारा दिए गए आर्थिक विचार सिद्धांत में से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि इस जगत में जो कुछ भी है उन सभी में ईश्वर व्याप्त है, इसीलिए पहले उसका त्याग करके बाद में भोग करना चाहिए। यह बुनियादी विचार भगवद गीता के अपरिग्रह सिद्धांत द्वारा प्रेरित होकर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह सिद्धांत बिल्कुल सरल है। जैसे किसी व्यक्ति को वारसा में या व्यापार उद्योग के द्वारा अधिक मात्रा में संपत्ति प्राप्त हुई हो और उस संपत्ति की मालिकी कानूनी रूप से भले उस व्यक्ति की ही रहे, परंतु देश के लाखों लोगों को स्वाभिमान पूर्वक जीने के लिए जितनी संपत्ति की आवश्यकता है उतनी ही उस व्यक्ति का अधिकार भी होता है। इसीलिए बाकी की अतिरिक्त संपत्ति का वास्तव में समाज की मालिकी का अधिकार है। इससे उसका उपयोग संचालन से उस व्यक्ति को समाज के कल्याण हेतु करना चाहिए और उसे उस संपत्ति का ट्रस्टी बनकर बर्ताव करना चाहिए। इस संदर्भ में गांधी जी पूंजीपति को मालिक बनकर जीने की सलाह भी देते हैं। यदि स्वयं को अपनी संपत्ति के संचालनकर्ता के रूप में स्वीकार करें तो अपनी बुद्धि का उपयोग करके संपत्ति में वृद्धि भी कर सकते हैं, परंतु इस वृद्धि को अपने लाभ के लिए उपयोग न करके बल्कि समस्त प्रजा के कल्याण हेतु बिना किसी का शोषण किए बिना ही करना, ऐसा गांधी जी मानते हैं। लोगों का शोषण मत करो और उसके अनुसार काम करो। गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप मालिकी के सिद्धांत के मुख्य मुद्दे। धनिकों का हृदय परिवर्तन संभव है। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। इन विचारों को उन्होंने मूलभूत रूप से अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में प्रस्तुत किया। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सिद्धांत धनिकों के हृदय परिवर्तन पर भी आधारित है। गांधी जी के मत के अनुसार धनिकों को उदारता दिखाकर अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण हेतु करना चाहिए। धनिक अपनी संपत्ति के वास्तविक मालिक स्वयं नहीं हैं, बल्कि समाज उस संपत्ति का सही मालिक है, क्योंकि वो संपत्ति हुई इकट्ठी हुई तो किसके जरिए हुई, समाज के जरिए। इस प्रकार का व्यवहार धनिकों को करना चाहिए। इस प्रकार यह सिद्धांत धनिकों के हृदय परिवर्तन पर भी निर्भर है। गांधी जी का ऐसा मानना था कि धनिकों को अपनी संपत्ति का उपयोग समाज के कल्याण हेतु करने के लिए ही मनाया जा सकता है, अधिकार के बदले कर्तव्य। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में संपत्ति के अधिकार के बदले में कर्तव्य पर अधिक जोर दिया है। धनिक अपनी संपत्ति का अधिकतम उपयोग समाज के लिए करे, इस प्रकार उन्हें संपत्ति के मालिक के बदले था कर्तव्य निभाना चाहिए। गांधी जी की ऐसी इच्छा थी। गांधी जी का मानना क्या था, जिन व्यक्तियों के पास पैसा है, जो पैसे वाले हैं, यानी जो तो वो क्या कर सकते थे, धनिक व्यक्ति अपनी संपत्ति के द्वारा समाज का यानी निम्न वर्ग के लोगों को का काम भी आसानी से कर सकते हैं। लोक जागृति। मालिकी के सिद्धांत का अमल सिर्फ कानून के द्वारा नहीं क्या हो सकता, बल्कि कानून में बल और अनिवार्यता का भाव भी निहित होता है।
इसीलिए गांधी जी सिद्धांत का अमल कानून द्वारा नहीं बल्कि प्रेम और हृदय परिवर्तन द्वारा ही अमल में लाने की हिमायत करते थे। इसके लिए गांधी जी ने शिक्षा और लोक जीवन का मार्ग को सूचित भी किया था। समग्र समाज हित का महत्व। इस सिद्धांत में कुछ व्यक्तियों के हित की तुलना में समग्र समाज का हित अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा गांधी जी चाहते थे। इससे समाज के बड़े वर्ग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चीज वस्तु का उत्पादन करना चाहिए। इस बात पर गांधी जी जोर देते थे, यानी व्यक्तियों को जितनी जरूरत है चीज वस्तुओं की उसके अनुसार ही उन्हें उत्पादन भी करना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। संपत्ति का मालिक जब संपत्ति का मालिक जब संपत्ति की दृष्टि के रूप में कार्य करे तब उसे उसके कार्य के बदले में मुआवजे की व्यवस्था सरकार के द्वारा निश्चित हो, ऐसा गांधी जी का मानना था। राष्ट्रीयकरण का विरोध। आर्थिक समानता लाने के लिए निजी संपत्ति का हक उन्मूलन अथवा विरुद्ध राष्ट्रता में वृद्धि होगी, जिससे लोगों में नैतिकता का भाव घटेगा। इसीलिए गांधी जी इस सिद्धांत के अमल हेतु कहते थे कि पूंजीपति और जमींदारों के पास जमीन का हक यानी अधिकार होता है। उस संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में रह उन्हें यह समझाने का प्रयास भी करना आवश्यक है। उत्तरदायित्व की नियुक्ति। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के साथ वारिस प्रथा का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। जो संपत्ति का कानूनी रूप से मालिक हो वही संपत्ति का अभिभावक रहे, ऐसा गांधी जी का विचार था। इसमें अभिभावक का अधिकार सरकार या समाज को सौंपने का नहीं है। संपत्ति के मालिक को संपत्ति का ट्रस्टी बनाकर व्यवहार करना, इसमें संपत्ति का सही उत्तराधिकारी समाज बनता है, परंतु संपत्ति के मालिक के बाद में वह जिसकी नियुक्ति ट्रस्टी के रूप में करेगा वही नए ट्रस्टी के रूप में काम भी करेगा। जो व्यक्ति जिसको चुना जाएगा वो काम भी उसी व्यक्ति को करना होता है। यदि स्वर्गवासी ट्रस्टी संपत्ति का मालिक न हो, अगर जो खत्म हो गया व्यक्ति अगर वो मालिक नहीं था तो उसकी संपत्ति का नया ट्रस्टी भी मालिक नहीं बन सकता, परंतु इसके बावजूद भी सरकार समाज को उसकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं है, यानी फिर भी सरकार उसकी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती है। उसकी उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। गांधी जी संपत्ति के मालिक को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देने की बात करते हैं, परंतु साथ साथ वे सरकार के नियंत्रण पर भी हिमायत करते हैं। सरकार का नियंत्रण। पूंजीपति जब संपत्ति के ट्रस्टी के रूप में व्यवहार निष्फल हो जाए, ऐसे संयोग में गांधी जी निजी संपत्ति के उपयोग पर राज्य का नियंत्रण और कुछ विशेष परिस्थितियों में निजी संपत्ति को कम हिंसा का उपयोग करके सरकार के हस्तक यानी सरकार के हाथ में ले लेना चाहिए। ये कौन कहते हैं? गांधी जी। संपत्ति के मालिक के पास संपत्ति किस रास्ते यानी किस ओर से आई है उसकी जांच पड़ताल सरकार के पास होनी चाहिए। आवश्यक हो तो संपत्ति को मुआवजा दिए बिना सरकार को संपत्ति ले लेनी चाहिए। साथ ही गांधी जी ने सभी प्रकार की संपत्ति को जब्त करने को भी कहा है, इस बात का भी ध्यान रखा गया है। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के संदर्भ में गांधी जी ने आर्थिक प्रवृत्ति के 3 क्षेत्र बताए: निजी, ट्रस्टीशिप और सार्वजनिक। इन्होंने उपयुक्त तीनों मुख्य आर्थिक विचारों के उपरांत गांधी जी ने स्वदेशी सरकार, छोटे उद्योग, ग्राम स्वराज्य, आर्थिक समानता, ग्रामोद्योग, जनसंख्या, स्त्रियों का दर्जा जैसे अनेक बातों के संदर्भ में अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। उनके विचार सामूहिक कल्याणकारी भावना के साथ मानवतावादी भी है। वर्तमान समय में गांधी जी के विचार का आधार लेकर बहुत से अर्थशास्त्री विश्व के नई आर्थिक पद्धति की हिमायत दी है। गांधी जी गरीबी, बेरोजगारी, असमानता या अधिकार केंद्रीकरण, ये सारी समस्या इनको दूर करने के लिए गांधी जी ने काफ़ी सारे मार्गदर्शन भी दिए हैं। अब इसके बाद है 11.5.1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सादा जीवन, सरल व्यक्तित्व, आंखों में अनोखी चमक रखने वाले सज्जन, ये इनका परिचय है पंडित दीनदयाल का। आर्थिक विचारों के प्रेरणा बिंदु, मौलिक चिंतन और अटूट विचारों वाला व्यक्तित्व अर्थात पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 में, जो 52 वर्ष के ही हुए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद 52 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने बहुत सी परिस्थितियों में अपने देश के अंतिम छोर तक व्यक्तियों को साथ लेकर उनके आर्थिक विकास हेतु काफ़ी आर्थिक विचार भी, उनके आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे आर्थिक विचार भी प्रस्तुत किए थे। किसने? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंडित दीनदयाल ने तत्वज्ञान, अर्थशास्त्री, सामाजिक जीवन के साहित्य के विषय में अपनी विशेष महत्वपूर्ण विचारधारा प्रस्तुत करके सभी को प्रभावित किया। उसी प्रकार राजनीतिक, सामाजिक, संगठन, पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष कार्य प्रणाली के द्वारा भी उन्हें खूब नाम कमाया था। एकात्म मानववादी राष्ट्रवादी की दिशा, राष्ट्र चिंतन, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, पॉलिटिकल डायरेक्टरी, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विश्लेषण इत्यादि भी उनकी प्रमुख कृतियाँ रही है। उसमें अनेक आर्थिक विचारों की झांकी भी देखने को मिलती है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने काफ़ी आर्थिक विकास किया, अपने विचारों के माध्यम से लोगों के जीवन का उद्धार किया। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन, बाय।